सभी हो गए ऐड। 10:30 पे आज रघु रमन सर का एक सेशन है, आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, वो है ना। उससे पहले हम लोग का लेक्चर हो जाएगा। किस किसने प्लेटो के बारे में सर्च किया है थोड़ा बहुत, अगर जिसने भी पढ़ा है? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था प्लेटो के बारे में, जस्टिस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो ने उनके थॉट्स जस्टिस को लेकर क्या दिए हैं। देखिए, मैं फिर से, अगर कोई आज नया स्टूडेंट है आज की क्लास में, तो रिपीट करती हूँ। इस बार के पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स हैं आपके 3 यूनिट तक, तो आपको वही चलेगा। उन सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज हैं, ओपिनियंस है हर एक चीज को लेकर, जैसे जस्टिस हुआ, आइडियल स्टेट हुआ, एजुकेशन सिस्टम हुआ। तो यहाँ पर आपको हर एक पॉलिटिकल का थिंकर के व्यूज किसी रूप में आप देखेंगे तो शायद सिमिलर होंगे। अब अगर वो सिमिलर हैं तो यहाँ आप डिफरेंस कब कर पाएंगे? जब आप उन चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तब आप यहाँ पर, अगर मैं पूछूं कि भाई प्लेटो और अरिस्टोटल को जब हम पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको यहाँ कंपेयर करना आ जाएगा कि नहीं, प्लेटो का एक थ्योरी है वो अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी फिलोसफी अलग है, बट अरिस्टोटल की इस पार्ट पे अलग है। अब ये सारी चीजें कब हो पाएंगी? जब आप ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के अलावा खुद समझेंगे कि कहाँ कहाँ फिलोसफी क्या होती है। सबसे खास जो चीज है कि आइडियोलॉजी क्या होती है, फिलोसफी क्या होती है। हम नहीं बोलते अरे बहुत फिलोसफी झाड़ता है, तो इस तरह से। अभी क्या कि यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर जो डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन से कई सारी चीजें जो निकलती हैं, और उस डिस्कशन से हर व्यक्ति का अलग अलग जो ओपिनियन होता है, यहाँ पर हमको वो स्टडी करना है। तो प्लेटो के लिए प्लेटो ने जस्टिस के लिए, स्टेट के लिए, पनिशमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, या अरिस्टोटल ने, या मैकियावेली ने, या मॉन्टेस्क्यू ने, या बोधिन ने, नाम भी शायद आप लोग लाइफ में पहली बार इन लोगों के सुनेंगे। पर यहाँ इस फिलोसफी को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा। हम लोगों ने जस्टिस समझा था। कोई एक दो लाइन में मुझे ब्रीफ कर सकता है कि प्लेटो का जस्टिस क्या था? क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी लेंथी हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बार बार रिवीजन, रिकॉल करना, क्योंकि फिलोसफी याद नहीं रहेगी, आई नो दैट। तो कोई मुझे बता सकता है क्या 1 मिनट में, आधे मिनट में? कुणाल? मैम, इट बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू। वेरी गुड। एक सबसे पहली लाइन मैंने शायद एक्सप्लेन की थी, जस्टिस इज हार्मनी, है ना। और प्लेटो के जस्टिस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई पर्सन अपने काम सीधे से करे, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे पता है, अगर मैं उसे अच्छे से निभाती हूँ तो शायद मैं किसी के राइट्स को वायलेट नहीं करूंगी। मीन्स इट इज कॉल्ड जस्टिस फॉर द सोसाइटी, इवन फॉर मी, कि मुझे जो दिया गया है उसका कोई वायलेशन ना करे, जो मुझे मिला है वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर फुलफिल करूं, और मेरे जो राइट्स हैं उन पर भी कोई किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करे। ठीक है, तो ये जस्टिस का उनका कॉन्सेप्ट था। आज हम पढ़ेंगे आइडियल स्टेट। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। प्लेटोस आइडियल स्टेट। अब जैसे मैंने बोला कि उन्होंने जस्टिस को लेकर अपने व्यूज दिए, तो जस्टिस अगर उन्होंने कहा ना कि जस्टिस इज हार्मनी, है ना, तो अब यहाँ पर एक आइडियल स्टेट भी जस्टिस को मेंटेन करने के लिए अब हमें क्या चाहिए? एक ऐसा आइडियल स्टेट हो जहां पर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज अच्छे से फुलफिल करे, और आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरा करे। क्योंकि आइडियल स्टेट में, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट लेक्चर में, कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक आइडियल स्टेट है? क्या आइडियल स्टेट में कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आइडियल स्टेट है, और बिल्कुल हमारा शहर ऐसा होना चाहिए, हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए, हमारा स्टेट ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने उनके अकॉर्डिंग
बार बार ध्यान रखना, प्लेटो ने अगर कहा है तो ये प्लेटो के खुद के व्यूज हैं, हमें यहाँ पर उसमें कोई चेंज करने का राइट नहीं है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो यहाँ आप आपके व्यूज नहीं लिखेंगे। अगर मैंने पूछा है कि राइट अबाउट प्लेटोज जस्टिस, तो यहाँ आपको प्लेटो के ही व्यूज रखने हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट्स पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ प्लेटो का जो व्यू है क्या है कि उन्होंने यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को लेकर उनका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने एक इंटेंशन को इस तरह से जस्टिस किया है, जहां पर जैसे हमने पढ़ा था जस्टिस में भी सोल और स्टेट, उन्होंने दो पार्ट को लिया है कि ह्यूमन की सोल और स्टेट, ये दो चीजों को उन्होंने कंपेयर किया था, याद है सभी को? Yes, ma'am. है ना, आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? Yes, ma'am. यस मैम। मैम ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। योशिता, थोड़ा सा है ना बाहर कहीं खुले में बैठो बेटा, क्योंकि मैं तो प्रॉपर नेटवर्क में हूँ, जिसको थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है वो थोड़ा बाहर की तरफ आकर बैठेगा तो थोड़ा सा शायद अच्छे से आवाज आए, और अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो भी थोड़ा नेटवर्क ठीक से मिलता है। तो यहाँ पर नेचर स्टेट को भी उन्होंने ये माना है कि एक सोल है, और उसके साथ उनका ये मानना है कि सभी लोग इक्वल हैं, बट इक्वल मानने के बाद भी उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं स्टेट को लेकर, जो कि एक तरह का क्लासिफिकेशन है। जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हर चीज को थोड़ा सा कंपेयर करते रहिए, कंपेयर करने के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, प्लेटो के आइडियल स्टेट की 3 मेजर क्लासेस हैं, ठीक। इन 3 मेजर क्लासेस को डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। 3 मेजर क्लासेस कौन सी? सबसे पहले गार्जियन। गार्जियन कौन? रूलर। रूलर अगर है तो वो कैसा होगा? हु आर फिलोसोफर। सिटी को गवर्न करेगा, आपके स्टेट को गवर्न करेगा, पर उसकी जो फिलोसफी होगी वो एक फिलोसोफर की अगर मैं बात करूं तो फिलोसोफर आम किसी व्यक्ति को लिए हम नहीं बोलते हैं, हम उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं जिसके पास किसी चीज का इतना नॉलेज हो कि वो उसके खुद के इतने तरह तरह के आइडियाज और एक आइडियोलॉजी को डेवलप कर चुका हो कि उसकी खुद की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर फिलोसफी डेवलप हो चुकी हो। तो यहाँ पर जो गार्जियन वाला पार्ट है या रूलर वाला जो पार्ट है, उससे उन्होंने ये माना है कि जो रूलर होगा, जो गार्जियन होगा स्टेट का, उसे फिलोसोफर होना चाहिए, और अगर वो फिलोसोफर है तो ही वो बहुत अच्छे से अपने कंट्री को रन कर सकता है। फिर सोल्जर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे। और सबसे लोवेस्ट क्लास को उन्होंने डिफाइन किया है प्रोड्यूसर्स में। तो यहाँ पर 3 क्लासेस आप बना लीजिए, जैसे लास्ट, क्योंकि देखिए थॉट्स किसके हैं? प्लेटो के हैं। अब अगर प्लेटो के थॉट्स हैं तो लगभग सिमिलर है, जस्टिस को भी उन्होंने इसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, और आइडियल स्टेट को भी। तो आइडियल स्टेट में भी सेम थ्योरी उन्होंने एप्लीकेबल की है कि हर एक, अगर किसी आइडियल स्टेट को हम किसी भी स्टेट को आइडियल हम बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उस स्टेट में इस तरह की 3 मेजर क्लासेस हों। सबसे पहला रूलर, सेकंड सोल्जर्स एंड थर्ड प्रोड्यूसर्स, है ना। अब यहाँ पर बात आती है एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ आइडियल स्टेट का जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है तो उन्होंने एजुकेशन को साथ में लिया है कि यहाँ हर एक चीज एजुकेशन से डिसाइडेड होगी। क्या बोला उन्होंने? गार्जियंस का और सोल्जर्स का एजुकेशन सेम होगा, है ना। अब सेम होगा तो यहाँ आप खुद देखिए कि आज से कितने हजार साल पहले की बातें, कई सालों पहले की बातें हैं, उसके बावजूद लिटरेचर, म्यूजिक, जिम्नास्टिक, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। इन चीजों का, इवन आर्ट, इन चीजों का वैल्यू उन्होंने बहुत ज्यादा बताया है। इवन मैथमेटिक्स हुआ, आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं कैसे होंगे? सिमिलरली दिए जाएंगे, एजुकेट किया जाएगा किसको? आपका सोल्जर वाला जो पार्ट है उन्हें, और गार्जियंस में से यहाँ मतलब है आपका रूलर हो सकता है, आपके जो भी वहां पर शासन करने वाले जो लोग होंगे वो। इसको हिंदी में एक बार मैं रिपीट करूंगी, आप लोग जो भी हैं प्लीज उसको नोट डाउन करना। शासक, 3 क्लास उन्होंने बताई है प्लेटो ने, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक को ब्रैकेट में लिखना, दार्शनिक होना चाहिए। शासक जो होगा वो कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। शासक का और जो सोल्जर्स हैं
उनका जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सिमिलर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर म्यूजिक, लिटरेचर, जिम्नास्टिक, आर्ट्स, मैथमेटिक्स और वो ज्योमेट्री, ये सारे सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाए जाएंगे। इवन जैसे कि पोएट्री हुआ, राइटिंग्स हुआ, हर एक चीज में उन्हें इस तरह का एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर बहुत सारा एक बोलते हैं ना पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। तो यहाँ इसलिए ये रीजन है, आप ये रीजन भी समझ लीजिए कि क्यों ऐसा बोला जाता है, कि बोलते हैं ना कि मल्टीटास्किंग होना या आपकी पर्सनालिटी में कब आप बहुत ज्यादा, मैंने बार बार पहले लेक्चर में ही बोला था कि आप अगर इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद बहुत अच्छे से अपने आप को इन चीजों को जब लेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी होता है। जैसे कि लिटरेचर हुआ या म्यूजिक हुआ या जिम्नास्टिक हुआ, पोएट्रिक हुआ या फिलोसफी हुआ, ये चीजें जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत ज्यादा जब हम स्टडी करते हैं तो पूरा एज इट इज याद रहे नहीं रहे, बट कई सारी चीजें हम ऑप्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। इवन सिंगल रीडिंग में आप एक बार कोई चीज पढ़ेंगे आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि एक लेवल मेंटेन करना है, लेवल किस चीज का, गार्जियन क्लास और जो आपका मिलिट्री वाला क्लास है उसका एक हायर लेवल मेंटेन करना है, इसलिए यहाँ पर एजुकेशन को इन चीजों में शामिल किया है। आज की डेट में आप में से कई सारे लोग होंगे शायद इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज में जाएं, तो शायद आप लोगों को भी पता हो कि हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। इंग्लिश में लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या रीजन है इनका? आईएएस और आईपीएस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब आज भी हम इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं कि नहीं, हमारे लिए पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और कई अच्छा एक लेवल एजुकेशन का मेंटेन करने के लिए इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े जाने बहुत जरूरी है ना। तो आइडियल स्टेट में गार्जियन और मिलिट्री के लिए उन्होंने इतनी चीजें बताई हैं। फिर उन्होंने कुछ जो रूल्स हैं वो बताए हैं फिलॉसफी के, किसके लिए? रूलर के लिए। मैंने जैसे पहले ही कहा कि उनके अकॉर्डिंग जो रूलर होगा वो फिलोसोफर होना चाहिए। कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है क्यों? कोई भी इसका आंसर कर सकता है मुझे क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ का, जैसे आज के डेट में मोदी जी हैं हमारे लिए, वो हमारे रूलर हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझिए। तो अब अगर वो बहुत दार्शनिक होंगे या फिलोसोफर होंगे तो क्या बेनिफिट मिल सकता है हमें उसका? ओप्पो A3 से किसने ज्वाइन किया है? आपका नाम करेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने एक चीज परसों के लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि अभी जैसे संघमित्रा ने बोला कि जस्टिस किस पर बेस्ड है? मोरल वैल्यूज पर, है ना। अभी मोरल वैल्यूज डेवलप अगर करती हैं तो हमारे इन चीजों को फोकस कौन कर सकता है कि क्या हमारे यहाँ का लीगल सिस्टम या हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम मोरल वैल्यूज को सपोर्ट करता है? अगर कोई रूलर फिलोसोफर हुआ तो डेफिनेटली वो इन सब चीजों पर ध्यान देगा कि हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, सोसाइटी की बेसिक नीड्स क्या हैं, और एक लेवल जो कि पर जितने भी लोग रहते हैं, क्योंकि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी मिलकर एक आइडियल स्टेट बनाती है। आई विल रिपीट, इंडिविजुअल्स हैं जितने भी आपकी सोसाइटी में, जितने भी हम लोग रहते हैं, हम लोग मिलकर स्टेट बनाते हैं। अब अगर हम लोग मिलकर स्टेट बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का मेंटल लेवल क्या है ये बहुत मैटर करता है। तो इस मेंटल लेवल के कारण उनका ये मानना है कि अगर रूलर जो है उनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहा, उनकी फिलोसफी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, तो डेफिनेटली उस कंट्री के लिए वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। फिर अब अगर आप रूलर हैं, आपका नॉलेज देखिए क्या किया, कहा है उन्होंने, ही शुड हैव अ ब्रॉडर विजन ऑफ यूनिटी ऑफ नॉलेज, है ना। फिलोसोफर किंग जो होगा अगर उसमें एक फिलोसफी है, वो बहुत एजुकेटेड है लिटरेचर वाले पार्ट पर, सभी पार्ट पर, तो उसका जो विजन होगा, विजन फॉर द कंट्री, इवन फॉर सोसाइटी, फॉर द इंडिविजुअल्स, सभी के लिए कैसा होगा? एक वाइड होगा, बहुत बड़े लेवल पर होगा, ब्रॉड होगा। इसीलिए यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन के कारण और उनके उन्हें फेवर करने के लिए भी यहाँ जरूरी है कि रूलर इस तरह का हो। देन
अब यहाँ रूलर है तो क्या उसे हम एब्सोल्यूटिज्म के अंदर ले सकते हैं या वो तानाशाह होना चाहिए? नहीं। अभी यहाँ पर इन्होंने रूलर को इतनी सारी क्वालिटीज तो दे दी हैं, बट स्टिल उनका ये मानना है कि अगर हमारे यहाँ का फिलोसोफर रूलर भी है, बट किसी भी पॉइंट पर वो डेस्पोटिज्म या डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुद अपने लिए अपने व्यूज रखने के लिए, अपने ओपिनियन रखने के लिए फ्री है। इसी के साथ यहाँ पर जो रूलर होंगे वो सोवेरन कब हो पाएंगे? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड आर्टिकल्स को फॉलो करें। क्लियर? किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है? मतलब यहाँ रूलर को सारे पावर्स हैं, बट फिर भी वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, इसलिए आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते कि आप खुद सोवेरन हैं और सोवेरन होने के कारण पब्लिक को आप किसी भी तरह से डोमिनेट करें, है ना? फिर जो रूलर होंगे उनका जो कंट्रोल होगा वो सबसे पहले किस पर होगा? एजुकेशन सिस्टम पर होगा। मैं आपको एक इसका एजुकेशन सिस्टम एक ब्रीफ में आप लोग समझिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो उनका ये मानना था कि एजुकेशन सिस्टम हम जनरली देखते हैं आज की डेट में भी 1.5-2 साल के बच्चे प्ले ग्रुप में जाने लगे हैं, है ना? जबकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे जब 5 साल में फर्स्ट क्लास में सीधे एडमिशन होता था, प्ले ग्रुप का, नर्सरी का, प्री नर्सरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी तरह से प्लेटो ने ये माना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो 0 to 6 ईयर्स। 0 से जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर 6 ईयर तक का एक फर्स्ट उन्होंने कैटेगरी बना दिया कि ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने उसे डिफाइन किया आगे 6 से लेके 18, देन 18 से लेके फिर एक अलग क्लास, मतलब 35 तक तो बेसिक एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, है ना? और 35 तक बेसिक एजुकेशन अगर दिया जाता है तो फिर अगर मान लीजिए से उसमें से जब बार बार इस तरह के एग्जामिनेशन होंगे, उसमें जो व्यक्ति 35 तक का एजुकेशन लेने के बाद लगता है कि एलिजिबल है, तो उसे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव में हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो 35 ईयर तक का प्रॉपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज तक का एजुकेशन ले लेगा, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव में शामिल किया जाएगा। प्लस क्योंकि यहाँ रूलर अकेला तो होता नहीं है, उसके साथ उसकी पूरी मिनिस्ट्री होगी, तो उन्हीं लोगों को वहां पर शामिल किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई है जो उन सारी एग्जाम्स को क्रैक करता है तो उसे 50 ईयर तक का एजुकेशन लेना है। मतलब यहाँ पर मैंने इसके लिए अलग से कुछ स्लाइड नहीं बनाया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 0 से लेकर अगर एंड तक की हम बात करें तो 50 ईयर्स तक चलता है ना? अब अगर वो 50 ईयर तक चलता है मतलब यहाँ पर एजुकेशन सबसे ज्यादा मस्ट है उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उस एजुकेशन सिस्टम पर रूलर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। फिर क्लियर? फिर जस्टिस का जो पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जस्टिस का सीधा मानना है कि सभी की जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ वो बहुत मैटर करेगा। मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे मेरे राइट्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, बट उसी के साथ जैसे हमेशा से हमने सुना है जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है ना? जहाँ आपके पास राइट्स हैं वहाँ आपके पास ड्यूटीज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होती हैं। आपको राइट्स दिए ही उस शर्त पर गए हैं कि आप सिर्फ अपने राइट्स का यूज करेंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, किसके साथ? उन कर्तव्यों के साथ कि वो अधिकार किसी और के राइट को वायलेट न करे। ठीक है? तो यहाँ पर एक हार्मोनियस एक यूनिटी मेंटेन करना काम किसका है? और जस्टिस इंडिविजुअल्स का। अगर एक भी व्यक्ति नॉनसेंस क्रिएट करता है, 100 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चे में 99 शांति से बैठे पढ़ रहे हैं, अगर एक बार शाउट करेगा तो क्या वो पूरे 99 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे? एक बार इरिटेट करेगा, टीचर को बार बेंच करेगा, नए नए क्वेश्चन अराइज करेगा, तो क्या वो 99 स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल्स की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप किसी कम्युनिटी में, सोसाइटी में रहते हैं तो आपका बिहेवियर दूसरों पर क्या इम्पैक्ट डालता है ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए जस्टिस के लिए बोला गया है कि जस्टिस तभी मेंटेन हो सकता है जब हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर फुलफिल करे और अपने राइट्स को प्रॉपर मेंटेन करते हुए उनको यूज करे, न कि किसी और के राइट्स को
वायलेट करें। इसी तरह आर्ट और लिटरेचर की जो वैल्यू है वो इन्होंने बहुत ज्यादा नेसेसरी बताई है। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है, मैंने जैसे कहा कि मोरल वैल्यूज को अगर हमें मेंटेन करना है तो डेफिनेटली हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस चीजों का नॉलेज तो हो। अगर मैं बोलूँ कि मोरल वैल्यूज क्या है, अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि मॉरलिटी होता क्या है, नैतिकता होती क्या है ना। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे नहीं हो सेंस, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें तो गॉड गिफ्टेड है, हमारे बिहेवियर से वो शो होती हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो हम उसे सिखाएंगे। तो यहाँ पर सिखाने का काम क्या करेगा आर्ट एंड लिटरेचर अकॉर्डिंग टू प्लेटो, कि यहाँ पर मॉरल वैल्यूज को मेंटेन करना, मॉरल वैल्यूज में इवन यंग इंडिविजुअल्स में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ सभी लोगों को इस तरह से नॉलेज देना कि यहाँ हमें इमोरल नहीं होना है। अगर कहीं पर किसी भी कंट्री की पब्लिक इमोरल है वहां पर हम जस्टिस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, है ना। और यहाँ तो ऑलरेडी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं। आइडियल स्टेट अपने आप में कंप्लीट है कि अगर आइडियल स्टेट है तो डेफिनेटली यहाँ पर आइडियल स्टेट में तो कुछ भी बुरा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। फिर एक चीज है सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को उन्होंने इसलिए फेवर किया है और इसी के साथ इन्होंने ये बोला है कि जो दो क्लासेस स्टार्टिंग की, गार्जियन और सोल्जर्स, इन लोगों को प्रॉपर्टी और फैमिलीज में बहुत ज्यादा मतलब हो सकती है पर बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं हो, बहुत ज्यादा उनका फेवर उस चीज पर नहीं हो, उन्हें बहुत ज्यादा अपनी फैमिली पर फोकस नहीं करना है, प्रॉपर्टी पर नहीं करना है। इन दोनों चीजों के लिए उन्हें ग्रीडी नहीं होना है। यहाँ पर ये काम उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी फिलोसफी है इस पार्ट पे कि यहाँ पर विमेन्स हैं वो अपना काम कर सकती हैं इस पार्ट पर। और इसी के साथ इसे मैं और एक्सप्लेन करूंगी, जैसे उन्होंने बोला है इक्वालिटी अमंग मेन एंड विमेन, तो इस पार्ट पर उन्होंने बहुत अच्छे व्यूज रखे हैं अपने कि यहाँ अगर प्रॉपर्टी और फैमिलीज पर रूलर और सोल्जर्स फोकस करेंगे तो कंट्री की प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनका ये मानना है कि उन्हें इन चीजों पर फोकस नहीं करना है। इन चीजों के लिए कंट्री में विमेन है वो अपनी फैमिलीज का ध्यान रख सकती हैं, है ना, प्रॉपर्टी का ध्यान रख सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर प्लेटो ने ये कहा है कि हर एक कंट्री में ये हो एटलीस्ट equal opportunities should be given to both men and women for their economic, social, intellectual and political uplifts। सारी चीजें आपको पता है, इसमें स्पेशली डिस्कस करना है इंटेलेक्चुअल की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ उन्होंने ये फेवर किया है कि महिलाओं को भी उसी तरह से एजुकेशन दिया जाना चाहिए जिस तरह से मैन को वहां पर दिया जा रहा है। तो वी कैन से यस डेफिनेटली प्लेटो ने ही वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, उन्होंने सबसे पहले विमेन इक्वालिटी की बात उठाई है। और इंटेलेक्चुअल पार्ट पर अगर हम देखें कि क्योंकि उनका ये मानना था कि हर एक मेन और विमेन हर एक पार्ट पर इक्वल होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, इकोनॉमिक पे अगर नहीं है तो हमें उन्हें करना है, सोशली और इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक स्तर जिस तरह पुरुष का होता है उसी तरह बौद्धिक क्षमताएं महिलाओं की होती हैं। और उन बौद्धिक क्षमताओं को हम कब यूज कर सकते हैं, जब हम उन्हें आइडियल स्टेट में इक्वल माने। अगर हम उन्हें इक्वल नहीं मानते हैं तो यहाँ हम उस पार्ट पर महिलाओं के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं आइडियल स्टेट में, तो यहाँ हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि महिला और पुरुष को समान माना जाए। इसीलिए इकोनॉमिक पार्ट पर, सोशली पार्ट पर और बौद्धिक स्तर पर, इवन पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल अगर बोला गया है तो डेफिनेटली यहाँ प्लेटो की ये मान्यता है या वो ये मानते हैं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल फील्ड में महिलाएं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में भी महिलाएं अगर सक्षम हैं, एलिजिबल है, तो उन्हें यहाँ पर उस जो मिनिस्ट्री है उसमें उन्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? किसी को भी कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब क्लियर है सभी को?
Yes, ma'am. देखिए फिर इसमें एक और हेडिंग डालिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसे क्लियर किया है। अब यहाँ पर जैसे लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, यहाँ पर बस वही चीजें हैं कि यहाँ हर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, हर एक पर्सन को उस तरह का काम दिया जाना चाहिए जिससे करने में वो एलिजिबल है या वो कर सकता है ना। अभी स्पेशलाइजेशन के लिए तो ऑलरेडी उन्होंने क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है, और उस क्लासेस को डिवाइड करने के पीछे उनका रीजन ये है कि हर पर्सन उसी काम को बेहतर कर सकता है जिसे उसने शुरू से किया है। मतलब यहाँ पर जब जैसे कि सोल्जर्स हैं, तो अगर उनकी कैपेसिटी इस तरह की है तो वो उस पार्ट पर उसी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं जिसमें कि उनका स्पेशलाइजेशन है। एक सेना में काम करने वाले सैनिक को आप खेत में खड़ा कर दे और उसे बोले कि अभी आपको यहाँ पर खेती करनी है, तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा। पर फार्मर के बेटे को अगर हम बोले कि आपने पिछले 10 सालों से या 20 सालों से देखा है कि आपके पिता किस तरह से ये काम करते हैं, तो शायद उसके लिए आसान होगा कि वो ये काम कर सके। तो ये ओपिनियन प्लेटो का है। प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर जिस पर्सन को जिस काम की हैबिट है तो यहाँ उसका उसमें स्पेशलाइजेशन है, और इसीलिए यहाँ पर काम उस तरह से होने चाहिए। इंडिविजुअल्स में भी परफॉर्मेंस तभी बहुत अच्छे से आता है जब हर पर्सन अपनी स्पेशलिटी के साथ काम करता है। जैसे मैं अगर टीचर हूँ तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगेगा कि मैं टीचिंग करूँ, अगर मुझे कोई और काम कर दिया जाए तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगी, है ना। आज की डेट में भी सेम चीजें हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। जिस काम को जो कर सकता है उसे वो बहुत अच्छे से कर सकता है, जिसने जो काम कभी नहीं किया। बट हाँ, आज की डेट में हमारे पास चॉइसेस है। प्लेटो का जो आइडियल कॉन्सेप्ट है उसमें चॉइस नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, 35 तक वही लोग हैं जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएंगे, 35 से 50 तक का एजुकेशन कौन लेगा, वही लेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने वाले हैं या जो लोग मिनिस्ट्री में जाने वाले हैं। अदरवाइज इवन सबसे लोअर क्लास के लिए, अभी हम क्रिटिक्स जब करेंगे तब इन चीजों को ही डिस्कस करेंगे, सबसे लोअर क्लास के लिए उन्होंने बोला ही नहीं है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स का जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है, क्रिटिक्स पे आ ही गए हैं हम लोग, और हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। और इस 8 मिनट के, अब मेरे लेक्चर के बाद आप लोग रघु रमन सर वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो सभी के लिए कंपलसरी अटेंड करना। तो यहाँ पर प्लेटो ने जो इंडिविजुअल्स का डेफिनेशन दिया है, उस डेफिनेशन में कंफ्यूजन इसलिए है, देखिए बाकी चीजें तो ठीक है कि अकॉर्डिंग टू पीपीटी इट्स ओके फाइन, आप लोग जस्ट समझिए। सीरियसली आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं या नहीं, बट हम लोग बहुत कर रहे हैं इस पीपीटी के कारण और इस जूम के कारण। इससे अच्छा है कि हम लोग लाइव लेक्चर जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे अच्छा होता है। अभी जैसे हमने इतना कुछ पढ़ा, अभी यहाँ क्रिटिक्स वाला अगर पार्ट है तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मुझे आप लोग देखें कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ कि एग्जैक्टली आपने क्या समझा, है ना। जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, एक जगह क्या कहा उन्होंने, प्लेटो ने क्या कहा कि भाई इक्वालिटी है, इंडिविजुअल्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। अब इंडिविजुअल्स को आप सपोर्ट करते हैं, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आप फेमिनिस्ट की बात करते हैं, है ना। इन सब के साथ आपने एजुकेशन सिस्टम को तो लिमिटेड करके रखा हुआ है ना। तो अगर आप एजुकेशन सभी को नहीं देना चाहते हैं, आप जो सबसे लोअर क्लास है उस लोअर क्लास को आपने मान लिया है कि फार्मर्स सिर्फ फार्मेसी यही कर सकते हैं, खेती किसानी ही कर सकते हैं और कुछ वो नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन ही उन्हें करना है, तो क्या इक्वालिटी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, नहीं है ना। इसी तरह उन्होंने बोला है कि विमेन और मेन एंड वुमेन इक्वल है, तो क्या आपने यहाँ पर कोई ऐसा रिजर्वेशन डिसाइड किया है कि इतने % वुमेन तो हमें रखना ही है? कहाँ, चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे रूरल क्लास हो। रूरल के लिए उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि कोई वुमेन भी रूरल हो सकती है, कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका इक्वालिटी वहीं खत्म हो जाता है। फिर सबसे बड़ी चीज आती है जस्टिस की। आपने डिसाइड कर लिया कि जस्टिस कब मेंटेन हो सकता है, जब आप ये मान लें कि हर व्यक्ति अपने राइट्स को प्रॉपर यूज करे और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करे। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि 100 लोगों की क्लास में से 99 ने किया बट सिर्फ एक ने नहीं किया, उस एक ने नहीं किया तो अभी क्या होगा, सारे 99 सफर करेंगे, है ना। अब वो सारे 99 अगर सफर करते हैं तो फिर यहाँ आपने पनिशमेंट को भी आपने वैल्यू नहीं दिया है। क्या कहा है
जब जस्टिस पढ़ा था तो शायद आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने तो, प्लेटो ने तो यही कहा है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट वाला पार्ट हो। अब पनिशमेंट नहीं है तो आप उन नॉनसेंस या न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे कि वो अपनी सोसाइटी में सिर्फ अपने राइट्स को यूज करें, किसी और के राइट्स को वायलेट ना करें। ठीक, 3-4 पॉइंट्स हुए हैं, नोट डाउन करते जाना अगर किसी को लगता है तो। पीपीटी के थ्रू तो खैर पढ़ना ही है, बट ये बेसिक लॉजिक्स हैं जो कि हमने, अगर आप लोगों ने समझा होगा तो ये बेसिक क्रिटिसिज्म है जो आप कर सकते हैं। इसी तरह कम्युनिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया। उनका कहना है कि सोल्जर्स और रूलर्स को फैमिली को फेवर नहीं करना है, फैमिली के लिए सोचना भी नहीं है, ग्रीडी नहीं होना है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं होना है। देन फैमिलीज कैसे डेवलप होंगी, फैमिली सर्वाइव कैसे करेंगी, जो बच्चे होंगे वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इवन उनका ये मानना था कि स्टेट का एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हो, तो मतलब 0 से लेकर 50 ईयर तक का जो लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है उसको चलाने के लिए क्या एजुकेशन, जो आपका गवर्नर है या जो भी आपकी वो रूलर है, वो यहाँ पर उस सारे सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन कर सकता है कि 0 से लेके 50 ईयर तक का एक एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन करना मतलब एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। उस लेंथी प्रोसेस को करने के लिए क्या वो एलिजिबल है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक फिलोसोफर है। अब यहाँ पर अगर उसकी फिलोसफी से काम चल जाए तो फिर हम दूसरे लोगों को इतना एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, कितना, 0 से लेके 50 ईयर तक का। और एजुकेशन में भी आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, सिर्फ कुछ लोगों के लिए हायर एजुकेशन है, बाकियों के लिए नहीं। मतलब यहाँ पर भी आप पार्शियल हो गए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन आपने कर दिया। तो यहाँ कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि प्लेटो का जो जस्टिस है इवन आइडियलिस्टिक है, कई पार्ट पर प्रॉपर फुलफिल नहीं करता उस चीज को जो कि होनी चाहिए। जैसे कि स्लेवरी वाले पार्ट पर उन्होंने एक फंडामेंटल एविडेंस इस तरह से बिहेव किया है जैसे कि जिसका जो काम है वो वही काम करेगा। अब अगर जिसका जो काम है तो मान लीजिए हो सकता है किसी किसान का बेटा है और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, वो बहुत अच्छा फिलोसोफर बन सकता है, हो सकता है वो बहुत अच्छी स्टडीज करके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे किसी पोजीशन पर आए, बट आपने तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि नहीं, यहाँ पर कुछ समय के लिए ही आप एजुकेशन भी कितना लेंगे, लिमिटेड लेंगे, और आपको तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड है सिर्फ उसी में काम करना है, इसके सिवाय नहीं। तो यहाँ पर प्लेटो का जो थ्योरी है बहुत ज्यादा ऐसा है कि कई चीजों में खुद वो कन्फ्लिक्ट हुए हैं और कई सारे पार्ट पर उन्होंने खुद ने उस तरह से चीजें नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर प्लेटो का जो कई सारी चीजें उन्होंने इग्नोर की हैं, इवन पॉपुलेशन वाले पार्ट को इग्नोर किया है, फैमिली वाले पार्ट को इग्नोर किया है, इवन प्रॉपर्टी वाले पार्ट को इग्नोर किया है। तो इन सारे पार्ट पर अगर देखा जाए तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो आइडियल स्टेट पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है या आइडियल है, क्योंकि कई सारे उसमें इस तरह के लूप होल्स हैं जिस पर हमने अभी डिस्कस किया है। कोई भी ऐसा है जैसे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, जो ऐसा है अपना थंब दिखा दीजिए या फिर माइक अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योशिता, रोहित, खुशी, तोशिका, गणेश, नेहा, या सभी जितने भी हैं भाई अनम्यूट कर लीजिए भाई। मैम गुड, इसके सिनॉप्सिस एक बार बोल दीजिए ना। हाँ लिख लीजिए। यस इंट्रोडक्शन में तो प्लेटो का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो प्लेटो का इंट्रोडक्शन हमने लिखा था वही इंट्रोडक्शन जाएगा सेम। प्लेटो का कोई भी क्वेश्चन आए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आप उनका ब्रीफ करेंगे, किसका, प्लेटो का जो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे प्लेटो के बारे में, उनका जन्म कब हुआ और उनकी बुक के बारे में। देन फिर आप लिखेंगे व्हाट इज आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट क्या है, फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट, उस पर सारी चीजें आप मेंशन करेंगे रूलर से लेकर। ये पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप पर, आप उससे और पॉइंट्स निकाल लीजिएगा। फीचर्स आप लिखेंगे, फीचर्स लिखने के बाद आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। उस कॉन्सेप्ट में आप एजुकेशन सिस्टम, फिलोसफी और जस्टिस तीनों को मिलाकर, इवन सबसे खास चीज है क्लासिफिकेशन, क्योंकि आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट क्लासिफिकेशन से हुआ है कि हर एक क्लास को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर
हर पर्सन को अपने अपने काम और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर रहेगी। अगर इस चीज की ये प्रॉपर रहती है तो हर व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है। क्लियर? क्लासिफिकेशन के साथ आप आइडियल स्टेट की कॉन्सेप्ट को डिटेल में लिखेंगे, फीचर्स लिखेंगे और फिर क्रिटिसिज्म लिखेंगे। हर एक पॉलिटिकल थिंकर के साथ उसके ओपिनियन का क्रिटिसिज्म हमें करना ही करना है। और जिसको भी इन चीजों में प्रॉब्लम हो, आई विल रिपीट, कोई आप लोगों को अगर समझ नहीं आया है, नेक्स्ट लेक्चर में पीपीटी में हुआ तो आज ही शेयर करती हूँ, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि टाइम अब हो चुका है। सभी लोग थोड़ा सा स्टडी पर फोकस करिएगा, थोड़ा लेंथी है आई नो, बट अगर आप थोड़ा सा Yes, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है।